Assalamu alaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome back. Thank you. क्या हाल How है? are you? What Did is you miss this? me? Okay, so this is a tofa that I brought from Dubai because I was there. गिर गई. मतलब कि इंसान मैंने आपको पता है कि over the years you know that I have even jumped from planes and landed on my feet. लेकिन मैं एक बाइक चला रही थी और बड़ी अच्छी चला रही थी और घंटे से चला रही थी, लेकिन फिर एंड में मैं गिर गई और पूरी बाइक मेरे हाथ पे गिर गई. So this is the लेकिन thing. कोई बात नहीं, जज्बा जवान होना चाहिए. ये this would stay with you now. आपको पता What है? do you mean this would stay with me? बस अब बात की जो चोटें होती हैं फिर वो रहती हैं इंसान के साथ. ये इसका क्या मतलब था, ये आप लोग मुझे बताएंगे. बाद की चोटों का क्या है? बट मतलब कुछ टूटा नहीं है, कुछ लिगामेंट वैसे इधर उधर हिल गया. बट आई एम सपोज टू वेयर दिस फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और मैं कुछ लिख नहीं सकती और इट्स ओके. मैंने तो जब मैंने देखा मैंने ऑब्वियसली ये समझा कि अंगूठा टूट गया, कुछ हुआ. कहती नहीं टूटा नहीं, तो फिर भी ऑलमोस्ट टूटा लेकिन टूटा नहीं. बस किस्मत की समझ लें आप, ऐसे ही है. बट हम जी लेंगे, आप वरी ना करें मेरे लिए. वी आर ओके. आई एम बैक. सो हाउ वाज इट विदाउट मी? एवरीथिंग गुड? हाँ लेकिन संभाल के रखा आपने? हाँ लेकिन कुछ मामलात नहीं संभले. जैसा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान टॉक्स जो हो रही थी वो नहीं संभल सकी. हाँ वो नहीं संभल सकी और हुआ वही जिस बात का खदशा था. इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए और 4 दिन की कोशिश के बावजूद अफगान तालिबान रजीम अपनी जिद हटदर्मी पर कायम रही. पाकिस्तान का वाहिद एजेंडा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी को रोकना था, मगर काबुल में बैठे अफगान तालिबान रजीम जो है उनकी क़यादत तहरीरी ज़मानत देने पर तैयार नहीं हुई है और ख़ुद सालिस ममालिक तुर्की और कतर के लिए भी अफगान वफ्द का रवैया समझ से बाला तर रहा. अच्छा, वो एक बात से इत्तेफाक करते मगर काबुल से बातचीत के बाद फिर मौक़िफ़ जो है वो तब्दील कर लेते, तो ये चीज़ें जो हैं वो होती नहीं है. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मुज़ाकरात की तमाम तर नाकामी के ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान रजीम को ही करार दिया है और उनका कहना था कि मुज़ाकरात के दौरान साफ नज़र आ गया है कि तालिबान की नीयत में फतूर था. वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकने पर तैयार ही नहीं थे. अब क्या कहना था देखें. पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का जो ओवरऑल स्टांस है इस चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर है. वो वन पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो. अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दों को सहूलतकारी ना मिले. जब से अफ़गान तालिबान रजीम आई है इन्होंने मुकम्मल तौर पे टीटीपी को सपोर्ट किया है, बल्कि टीटीए के लोग इनकी तश्कीलों में शरीक होते हैं. जो टॉक्स का ब्रेक डाउन हुआ है उस पे मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान रजीम है. रेस्ट अश्योर्ड, अगर इन्होंने बॉर्डर के थ्रू हमला किया या इनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई और वो उसका एविडेंस जो है वो हम सारी दुनिया के सामने पेश करेंगे और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा. ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान पर हमला करें या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं अपनी सरजमीन को यूज़ करते हुए. तो उसका हमेशा रिस्पांस जाएगा, बिफिटिंग रिस्पांस जाएगा और मुंह तोड़ जवाब जाएगा. Enough is enough. There you go. Enough is enough. पाक अफगान ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है. सीज़ फायर कायम रहेगा या नहीं रहेगा? दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? बॉर्डर बदस्तूर बंद है. अफगानिस्तान की दरामद और बरामद का तकरीबन तमाम तर इन्हिसार पाकिस्तान की शाहराहों और बंदरगाह पर है. ऐसे में अफगान अवाम को जो मुश्किलात उठाना पड़ेंगी उसका सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान रजीम जिम्मेदार है. और वैसे भी काबिज़ हुकूमत है, कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रजीम तो है नहीं. हाँ, लेकिन मगर लगता ये है कि इसकी उन्हें पहले कोई परवाह भी नहीं थी, आपको पता है, और अब भी कहाँ परवाह होगी क्योंकि ये लोग जो हैं वो मुंतखब होकर तो आए नहीं है. लाइक यू वर सेइंग, तो उन्हें अवाम के सामने जवाबदेह होने की भी फिक्र नहीं है. और अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अपने मुल्क और अवाम की सिक्योरिटी सबसे अहम है, जो कि होनी भी चाहिए. तजारत समेत बाकी तमाम मामलात बाद में आते हैं. और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया है, मगर हम क्लियर हैं अफ़गान सरजमीन में हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल अगर सरजमीन हुई तो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जवाब देंगे. हम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे हम सर, बिल्कुल करेंगे. अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने जो है वो किया उसको हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी की,
तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जाके जो है रिटेलिएट करना। कल शाम को ही जो है ये रैप अप हुआ सारा मामला, लेकिन सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें अच्छे हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है, तो फिर तो ज़रा मुश्किल। कोई ऐसी बात भी हुई कि टीटीपी को भी फरीक बनाया जाए मुज़ाकरात में? कोई इस तरह की खबर भी? नहीं, इस किस्म की कोई नहीं है। हम बिल्कुल टीटीपी को जो है अगर वो कहते भी इस बात पे तो हमारी तरफ से टोटल इनकार था। दूसरी तरफ ईरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक अफगान वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई। इजलास में मोहसिन नकवी, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी मिले हैं। ईरानी सदर ने पाकिस्तान को पाक अफगान कशीदगी ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करने की भी पेशकश कर दी है। तालिबान हुकूमत की कानूनी और सिफारती पोजीशन ये है कि दुनिया ने अब तक तालिबान हुकूमत को लेजिटिमेट तस्लीम नहीं किया है। अगर वो अपने हमसाया मुल्क के साथ भी अमन से नहीं रह सकेंगे तो फिर माशी तौर पर नहीं, सिफारती लिहाज से भी अफगानिस्तान की आलमी तन्हाई को कोई नहीं रोक सकता और मुश्किलात पड़ेंगी। और दुनिया का एक ऑब्वियसली व्यू पॉइंट है अबाउट अफगानिस्तान, और अगर इस किस्म की, बिल्कुल यू आर वेरी राइट, अगर रीजन में नेबरहुड में ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या कॉन्फिडेंस रहना है किसी का। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको सोचना चाहिए। एक तो रजीम है, ज़ाहिर है इलेजिटिमेट हुकूमत है, फिर जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है, वहाँ ख़वातीन को कितने हुकूक हासिल हैं, वो क्या पढ़ सकती हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जा सकती हैं, स्कूलों में जा सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दुनिया का वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान की जानिब से अमन की पेशकश अब भी बरकरार है। अपने लिए बदतर या बेहतर हालात का इंतखाब अब काबुल के अपने हाथ में है, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। ज़ाहिर है एक वॉर इकोनॉमी भी इसका एक पहलू है। एक है कि हमारा माइंड सेट ही यही है, हमने ताकत के बल पे ही यहाँ इक़्तिदार में रहना है, इसके अलावा और कोई गोल हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। तो क्या जो दिहाइयों से करते आए हैं, आने वाली दिहाइयों में भी यही करना है, या अपने लोगों की भलाई आवाम के लिए, उनके दिलों में जगह करने के लिए कुछ करना भी है? And so much that Pakistan has done and for Afghanistan, that's another story altogether. Anyway जी, इस पर बात करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी जो है वो अब तो कन्फर्म हो चुकी है बात, और कर भी दी है। हुकूमत ने बता दिया है कि अफगान तालिबान रजीम कुछ मानने को तैयार नहीं है। अब हुकूमत ये समझ सकी है कि अफगान तालिबान कोई बात समझने को तैयार क्यों नहीं है, और एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनकी क़यादत के दिमाग में, व्हाट आर दे थिंकिंग, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान एक साफ़ नीयत के साथ, एक क्लैरिटी के साथ मुज़ाकरात में गया था, और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, तुर्की और कतर, उनकी इंसिस्टेंस थी मीडिएशन के ऊपर। और तमाम तर मामला जो है, जब सेकंड राउंड हुआ और तफसीली राउंड हुआ इस्तांबुल में, और तकरीबन 3-4 नशिस्तें उसमें हुई, 72 में से कम से कम मैं समझता हूँ कि 50 घंटे या 55 घंटे जो हैं वो कम से कम मुज़ाकरात हुए, और बैक टू बैक जो है ये मीडिएशन प्रोसीडिंग्स हुई। लेकिन इशू वहाँ पे आया कि जो 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी आपस में तालमेल नहीं थी, उनके आपस में ही क्लैरिटी नहीं थी। पाकिस्तान ने 1 पॉइंट एजेंडा उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं दहशतगर्दी के, उसमें अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती है, और अफ़गान सॉइल जो टेररिस्ट अटैक जिनकी प्लानिंग होती है, मुख्तलिफ वेरियस फैक्शंस हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें ISKP, FAK, TTA, TTP, जिनको पुष्पनाई हासिल है अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से। तो हमने दो टोक मौक़िफ़ उनके सामने रखा, और विद प्रूफ और विद एविडेंस रखा, जिसको वो रिफ्यूट नहीं कर सके या डिसोन नहीं कर सके। और इवन जो मीडिएटर्स और इंटरलॉक्यूटर्स थे उन्होंने भी देखा, और उन्होंने कहा बिल्कुल ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, पाकिस्तान हक बजानिब है। और उस पर क्योंकि 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स अफ़गान साइड से थे, जिसमें कंदाहार ग्रुप, काबुल ग्रुप और खोस्त ग्रुप, तो उनकी आपस में ही तालमेल नहीं थी, उनकी आपस में ही क्लैरिटी नहीं थी, और वो तज़ब्ज़ब का शिकार थे, और वो इंस्ट्रक्शंस कहीं और से ही ले रहे थे। जो बात तय हो जाती थी उस बात को वो दोबारा आके उस पॉइंट को दोबारा वो
प्रोब करना शुरू कर देते थे और दोबारा से रीओपन कर देते थे। तो ये तमाम तर चीज़ें मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में ऐसे नहीं हो सकता। जो एक पॉइंट डिस्कस किया और उस पर एग्रीमेंट हो गया, आपको फिर देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे और तमाम चीज़ को उन्होंने लेतो लाल से काम लिया, ताख़ीर से काम लेते हुए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ज़ाया किया। मज़ाकरात में उनकी रोज़े अव्वल से सिंसेरिटी, चाहे वो दोहा में हो या इस्तांबुल में हो, वो सिंसेरिटी नहीं थी और वो लैक कर रही थी। और इस तमाम तर मामले पे फिर वो मामला अधूरा ही छोड़ा गया और वो मुज़ाकरात जो हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके। अब ज़ाहिरी बात है कि मुज़ाकरात का एक सिंसेरिटी के साथ और क्योंकि मुज़ाकरात बिल्कुल अच्छी बात है, होने चाहिए, पाकिस्तान ने बड़ी नेक नीति के साथ, अच्छी मुस्बत सोच के साथ इस पूरे मुज़ाकरात के अमल का हम हिस्सा रहे और हमने इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। लेकिन जब अफ़गान तालिबान रजीम की नीयत में खोट था और वो उनकी माइंड में क्लैरिटी नहीं थी और वो किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहते थे और वो किसी सीज़ फायर या पीस एग्रीमेंट के मामले के ऊपर नहीं आना चाहते थे, तो ज़ाहिरी बात है फिर ये आगे मामला नहीं बढ़। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये मुज़ाकरात वाला काम तो हो गया है, लेकिन ख़ित्ते में बेअमनी पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो, ये हम में से किसी की ख्वाहिश तो नहीं हो सकती। तो क्या अभी भी चांस मौजूद है कि किसी नए सालिस, जैसे कि ईरान की बात की जा रही है या कल चाइना की बात भी हो रही थी, किसी और तरीक़े से दोबारा डायलॉग की कोशिश हो? हुकूमत समझती है कि ये हो सकता है या मुज़ाकरात की हुज्जत तमाम हो गई? देखिए, इसमें दो चार चीज़ें हैं और मैं वाज़ेह तौर पे आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने हुज्जत तमाम नहीं की। पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ, पाकिस्तान ने नेक नीति के साथ, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, वो इन मुज़ाकरात के अमल में हमने हिस्सा लिया, लेकिन क्लैरिटी दूसरी साइड पे नहीं थी। और बिल्कुल पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, पाकिस्तान हमेशा एक पीसफुल रीजन की बात करता है, एक स्टेबलाइज्ड रीजन की बात करता है। और इसी तमाम तर पहराए में पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ जो भी कोई इश्यूज़ हों, वो सारे बायलैटरल इश्यूज़ हों, दीगर इश्यूज़ हों, उनको वो खुश उसलूबी से जो है डिस्कस करके, थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू डिस्कशन, थ्रू मीडिएशन, वो तमाम तर जो इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, उनको रिजॉल्व भी करना चाहता है। और इसी हवाले से इस मुज़ाकरात के अमल का हम हिस्सा रहे। लेकिन जो एक माइंडसेट था अफ़गान तालिबान रजीम का, वो उससे वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। ये वाक़तन रीजनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तशवीशनाक बात है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह knows how to protect its borders, not just its borders, but its security, its sovereignty, its national security and the safety of its citizens। तो बिल्कुल हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कानून नाफिद करने वाले इदारे, हमारी अफवाज और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहरी, उनको बिल्कुल भरपूर जो है मुकाबला करना आता है। और ये कोई ना समझे कि ये कोई पाकिस्तान जो है कोई लचक दिखाएगा किसी मामले के ऊपर। हमारा दो टोक मौक़िफ़ था, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान विल नॉट टॉक टू टेररिस्ट, और किसी किस्म की नेगोशिएशंस, किसी किस्म की जो है लचक दहशतगर्दों के साथ कतई नहीं होगी। अच्छा, तो फिर अब हमारा स्टेटस क्या है उनके साथ? बैरिस्टर साहब, ये ज़रूर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अब तालिबान रजीम ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, तो एक दफ़ा हमारे समझने के लिए वजाहत कर दें कि अब दोनों ममालिक के दरमियान व्हाट्स द रिलेशनशिप, व्हाट्स द स्टेटस, और क्या हम कतर सीज़ फायर से पहले वाली पोजीशन पर चले गए हैं या फिर वेयर डू वी स्टैंड, या सीज़ फायर पे हैं? हाँ, देखिए, अब वाज़ेह तौर पे ये बात तो दुरुस्त है कि सीज़ फायर जो था वो टेम्प्रेरी था, वो एक लास्टिंग नहीं था। इस तमाम तर जो अल्टरकेशन दोनों ममालिक के बीच में हुई, जिसका हमने भरपूर जवाब भी दिया। और अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर या एडवेंचर किया जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसका भरपूर जवाब देंगे। तो इसकी उनकी ज़रूरत नहीं है, ना वो इस चीज़ की सकत रखते हैं। जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है और उनकी लेजिटिमेसी जो है वो कहीं पे भी नहीं पाई जाती। तो ज़ाहिरी बात है कि अभी फ़िल वक्त तो प्री दोहा जो एक सिचुएशन थी, या दोहा मुज़ाकरात से पहले जो एक मामला था, वो उसी पे ही आन पहुंचा है। लेकिन हम दोबारा भी ये उम्मीद करते हैं कि
इस सीज़ फायर को जो है इन प्रिंसिपल आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर या किसी किस्म की जो है शरारत करने की कोशिश की गई अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसका भरपूर जो है सूद समेत जवाब दे के उनको वापस जवाब भेजा जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा मिस एडवेंचर किया गया, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इस दौरान भी, मुज़ाकरात के दौरान भी वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई है, एक झड़प हुई है, मतलब झड़प इन सेंस के अफवाज की नहीं, लेकिन वहाँ से हमलों का सिलसिला रुका नहीं है, वो तो जारी रहा रुका नहीं है। सो मुतअद्दिद और मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे हैं हमारे यहाँ। अब बैरिस्टर साहब, लास्टली ज़ाहिर है हम ये आपसे ज़रूर आपका मौक़िफ़ लेना चाहेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हों या उनकी जहाँ वहाँ जो जमात वहाँ बरसर इक़्तिदार हैं उसके बानी हों या ओवरऑल पख्तूनख्वा के लीडरशिप हो, वो ये कहते हैं कि हम इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। सो क्या उनको इंगेज करने का कोई इरादा है? क्या उनसे मदद ली जा सकती है? डू यू थिंक कि वहाँ से हमें कुछ हासिल हो सकता है? देखें, इस तमाम तर मामले के ऊपर क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादा एक शुनीद थी इस बात की और इंसिस्टेंस थी इफ़ एनीथिंग कि मुज़ाकरात किए जाएं, तो पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ, जिस तरह मैंने कहा कि एक अच्छी मुस्बत सोच के साथ, साफ नीयत के साथ इस पूरे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। तो कम अज़ कम अब ये कोई नहीं कह सकता विद इन द इंटरनेशनल कम्यूनिटी या डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी या इवन मुल्क के अंदर भी किसी एक सूबे की भी अगर बात की जाए, तो जो मुज़ाकरात के हामी थे उस पूरे अमल का तो हम हिस्सा रहे और वो हमने खुशउस्लूबी से आगे बढ़ाया और एक नहीं 2 राउंड्स और 2 मुख्तलिफ ममालिक में ये पूरा तमाम तर मामला जो है मुज़ाकरात और मीडिएशन के हवाले से हम इसको आगे लेके चले। लेकिन हमारी नीयत में तो खोट नहीं था। अफ़गानिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उनकी जो नीयत है उसमें पहले से ही ना क्लैरिटी थी, ना ही कोई कोऑर्डिनेशन थी और ना ही जो है कोई ऐसी चीज़ पाई जाती थी जिसमें कोई मुस्बत बात नज़र आए, और सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्टॉल किया इस तमाम तर मामले को। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है, और अल्लाह ना करे अगर मिस एडवेंचर किसी एतराफ़ से भी हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी, ये क्लैरिटी तो आ गई कि अगर कोई गलती कोताही की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। लेकिन इट्स स्टिल यू नो मतलब हमारे दोनों बॉर्डर्स पे अगर टेंशन हो, दैट्स नेवर अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर एनी कंट्री। तो कुछ ना कुछ तो हल निकलना ही चाहिए था, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ होप विद दिस। अच्छा, पता है कि एक और चीज़ भी हमें लगता है कि अब हम देखते हैं वो जो होती है ना मुबहिम बातें, वेग सी बातें, अनक्लियर बातें या अनक्लियर स्टांस या अनक्लियर मौक़िफ़ के दोस्त भी हैं लेकिन दुश्मन भी नहीं हैं, या मतलब बहुत से मामलात पे, बहुत से मौज़ूआत पे हमने अपनी हुकूमतों और अपने जो हुकाम हैं या अपने फ़ैसला साज हैं उनके ये स्टांस देखे हैं। लेकिन अब एक तब्दीली हमें नज़र आई है, और पर्टिकुलरली पंजाब की तरफ से जो मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ स्टांस लिया गया है ना, ये हमें क्लैरिटी चाहिए। दिस इज द क्लैरिटी दैट वी नीड इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। इसके बारे में आपको बता दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, सियासत या मजहब की आड़ में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना, इमारतों को नुकसान पहुंचाना कबूल नहीं। तमाम मजहबी जमातों को खुद को ऐसे जत्थों से अलहदा करना है और लोगों को भीड़ चाल के बजाय सीधे रास्ते पर लाना है। फितनों की निशानदेही करना उलमाए कराम समेत हम सब की जिम्मेदारी है। इट्स वेरी गुड अब्दुल्ला, आप सही कह रहे हैं कि क्लियर कट एक दफ़ा कह दिया जाए, बिल्कुल नो इफ्स एंड बट्स, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। लाहौर में उलमाए कराम से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने तहरीके लब्बैक के सील किए गए मदारिस और मसाजिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। और क्या कहा उन्होंने? कहा जी, गजा के मजलूमों ने जंगबंदी के माहदे पर खुशियां मनाई, लेकिन पाकिस्तान में इस शरपसंद जमात से जला दो मार दो के नारे सुने, पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी गईं, गाड़ियों को जलाया गया। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर इट। मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती कि अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा, अवाम को यरगमाल बनाऊंगा, तो वो सिर्फ एक अपना एजेंडा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो आप सब की बदनामी का बायस बन रहा है, वो हमारे दीन की बदनामी का बायस बन रहा है। इतना बड़ा ये हंगामा चला, मैंने एक बार
एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना। वो सिर्फ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। उसने लोगों को ये बताया है कि ये मज़हब की बात है, हालांकि वो मज़हब की बात नहीं है। तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है। जब आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे। लोगों को क्लैरिटी के साथ नहीं पता चलेगा कि कौन दीन को रिप्रेजेंट करता है और कौन दीन की आड़ में जो है वो अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। फितने की निशानदेही करना। और इसमें ज़ाहिर है उलमाए कराम का एक किरदार है। हुकूमत ने तो अपना किरदार अदा किया है, इस पर सोसाइटी बहैसियत माशरा हमारा भी एक किरदार है कि हम इस तरह की तहरीकों से दूर रहें और इस माशरे की तरक्की के लिए इसमें कोई मुस्बत किरदार अदा करें। प्लीज़ कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ कंट्रीब्यूट करें। अब्दुल्ला, उलमाए कराम से स्पेशली एक एक्सपेक्टेशन भी है कि अगर नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, सही नहीं हो रही, तो फिर बोलें, कहें, एंड इट नीड्स टू बी सेड। इसलिए मरियम नवाज साहिबा की ये बात 100% मसलहतों का शिकार होने का वक्त गुजर गया है। अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं एंड अ फ्यू थिंग्स नीड टू बी सेड एंड डन। और वो अब किसी ने फैसला किया है तो हम सबको उसका साथ भी लेना है। ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। भाई कराची में ई चालान बहुत हो रहे हैं। What's going on? हुआ अभी तक? अभी तो पता नहीं, अभी पता लगेगा। मगर इसका भी तरीका है मेरा ख्याल है। वेबसाइट पे जाके आप अपनी गाड़ी का नंबर डालें तो आपको पता लग जाएगा कि अभी तक हाफिज की जद में आए हैं। हाँ, वो सारे कि नहीं प्रोसीजर तो है, लेकिन जब पता भी चलेगा तो वो भी तो एक मिस्ट्री है ना, क्या हुआ, कब मैंने कुछ किया, कहाँ पकड़े गए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चालान जो हो चुके हैं। कितने के मैं आपको बताता हूँ कितने हुए हैं। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 दिन में 15,539 चालान हुए हैं और पहले रोज़ 6 घंटे में 2,622 चालान हुए थे और साथ ही दूसरे रोज़ 4,301 और तीसरे रोज़ 6,969 चालान हुए हैं। तो लिहाजा को 12,000 से ज़्यादा हो गए अगर आप कैलकुलेट कर लें। तो ये कैमरे वगैरह किधर लगे हुए, मतलब कैन यू इवन स्पॉट? अभी तक आपने देखा है? कैमरे तो देखे मैंने। नहीं, मैंने भी 1-2 जगह कैमरे देखे। मैंने आई वाज कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, सो यू नेवर नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई नहीं बचेगा। अच्छा जी, तो ई चालान सिस्टम जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है हमारी। I wasn't here ना, इसलिए मुझे बताएं। अच्छा, और क्या हो रहा है? अच्छा, आजकल जाहिर है इसी पे बात हो रही है। कराची की सड़कों पर 3 दिन में बहुत ज़्यादा चालान हो चुके हैं। एक फिगर आया था 12,000 से ज़्यादा, लेकिन 3 दिन का फिगर जब एक्यूमुलेट करें तो 15,000 से ज़्यादा चालान हो चुके हैं, जिनमें से 1,755 चालान तेज़ रफ्तारी पर किए गए हैं। शहरी ज़रा परेशान भी हैं, कहते हैं हुकूमत ने कैमरे और डिवाइसेस तो लगा दिए मगर सड़कों पर कहीं भी हद रफ्तार दर्ज नहीं है। अच्छा, ये मेरा भी क्वेश्चन था कि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे हाईएस्ट स्पीड लिमिट है क्या, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं हद रफ्तार से ज़्यादा जा रहा हूँ या कम जा रहा हूँ? तो ऐसे में कैसे अंदाज़ा होगा कि सड़क की हद रफ्तार क्या है और पता नहीं चलता। फिर सड़कों की जो हालात हैं वो भी अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर है। अंधाधुंध चालान किए गए तो सारी कमाई जो है चालान भरने में चली जाएगी। और अच्छा, ये भी वी नीड टू फाइंड आउट एक्चुअली कि किस वायलेशन पे क्या जुर्माना है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, ना थोड़ा सा क्या ये हम कब तक बहाने बनाएंगे कि अंधाधुंध चालान होते रहे? चालान तो होंगे भाइयों, हमें अपना चालान ठीक करना पड़ेगा। सो तमाम लोग जो हमें पता है कि या तो हम ऐसे बेवकूफ़ बने बैठे रहे ना, या हकीकत से मुंह छुपाएं कि नहीं कराची में सब बड़ा पास रखते हैं ट्रैफिक कवानीन का। और हम सारे जो है मोटरसाइकिल में हो, गाड़ी में सवार हो, किसी भी सवारी में हो, सिग्नल पे रुकते भी हैं, कतार में खड़े भी रहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पास भी नहीं करते। और मतलब जो 1 सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का गैप होता है 2 सिग्नल खोलने के बीच में, उसमें दनदनाने की कोशिश भी नहीं करते। ये सारा कुछ हम करते हैं, तो हमें ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। और फिर शुरू में ज़रा गो ईजी, थोड़ा सा चालान जो है वो ज़रा कम रखें। वी हैव टू फाइंड आउट कितना चालान है पर वायलेशन। खिलाफ वर्जियों पर 1 महीने में 1 ही चालान होगा, इससे ज्यादा और क्या इजी होगा। लेकिन अच्छा, हाँ, स्पीड लिमिट वगैरह जो है वो आपको जरूर दर्ज करनी चाहिए। however is taking a stand against it। एग्जैक्टली क्या उनका कहना है। और सिंध असेंबली में भी उन्होंने
उन्होंने तहरीक अल्तवा भी जमा करा दी है सिंध असेंबली में। कॉरेस्पॉन्डेंट और उनसे पता करते हैं क्या हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक, थैंक यू। काशिफ बताइएगा, जाहिर है एक सेंस ऑफ खौफ भी है शहरियों में कि पता नहीं कब चालान हो जाए, कब ना हो जाए, फिर साथ साथ लोग अब मोहतात भी हमें नजर आ रहे हैं। एक तो ओवरऑल बताइएगा कितने कैमरे नस्ब हैं जो ये चालान करने की सलाहियत रखते हैं, शहर की कौन कौन सी शाहराहें हैं जहां पर ये वायलेशंस हो रही हैं और फिर चालान हो रहे हैं? अब्दुल्ला हुआ, देखिए शहर को जो कैमरों की नीड है वो है 12,000 प्लस, और अब तक जो कैमरे लगाए गए हैं वो 1000 प्लस लगाए गए हैं। और ये लगाए कहाँ गए हैं? ये हैं, अगर आप शाहरा फैसल पर एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक सफ़र करते हैं तो इस दौरान आपको कैमरे जो है वो दिखाई देंगे। फिर साथ साथ साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें DHA है और साथ साथ क्लिफ्टन के कुछ इलाके हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या शहर की बाकी जो सड़कें हैं जिसमें यूनिवर्सिटी रोड है, नाज़माबाद है, फरंगी है, लांडी है, औरंगी टाउन है, क्या इन इलाकों में कैमरे अब तक लगे हैं? तो बिल्कुल नहीं लगे हैं। ऊपर से जो है वो मेन पावर है उसको चालान करने की जो सलाहियत थी वो ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह से अब चालान जो हो रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं सड़कों पर हो रहे हैं और रैंडम हो रहे हैं। शहरियों में कन्फ्यूजन पाई जाती है। शहरी ये कहते हैं कि हमें इस हवाले से एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, मुहिम ही नहीं चलाई गई, बताया ही नहीं गया कि आया चालान किस तरह होंगे। एक पम्फलेट जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि 58 किस्म की जो वायलेंस है वो होती हैं और उनमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जिसमें सीट बेल्ट है, इस तरह की 58 किस्म के मुख्तलिफ चालान आपके हो सकते हैं। अब वो चालान की जो कीमत है वो भी बढ़ा दी गई, उसमें भी ये बताया गया कि चालान जो है वो कम से कम 5,000 से प्लस का जो है वो चालान होगा। जी काशिफ, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया फॉर पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद कराची, ये बता दें कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, और क्योंकि हमें तो ये भी पता है कुछ इलाकों का आपने जिक्र किया वहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो सड़क भी डबल उन्होंने खुद ही खोली हुई है, तो वायलेशन तो उधर वैसे ही हो रही है ना। वायलेशन तो ऐसे ही हो जाती है क्योंकि दूसरा ट्रैक काम नहीं कर रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम शहरियों से बात कर रहे हैं हम उनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या आप जिस सड़क पर सफ़र कर रहे हैं आपको ये मालूम है कि इसकी हद रफ्तार क्या है, तो वो कहते हैं हमें तो इस चीज़ की ना मुहिम चलाई गई ना पता है इस हवाले से। दूसरी उनकी शिकायत शहरियों की ये सामने आती है कि जिस सड़क पर हम सफ़र कर रहे हैं उसकी कंडीशन ही बेहतर नहीं है, वहाँ कंस्ट्रक्शन ही इस तरह की जा रही है कि वहाँ से रॉन्ग वे का इस्तेमाल करना ही ज़रूरी समझा जाता है। तो शहर की बेशतर सड़कें ऐसी हैं कि जहाँ इस वक्त सिचुएशन बेहतर नहीं है और उन पर जो है वो सफ़र करना भी मुश्किल है। तो शहरियों की जानिब से शिकायत सामने आ रही है और साथ साथ ये भी नहीं उनको बताया गया कि आया जो क्वांटिशन है या जो कैमरे 1000 प्लस लगाए गए हैं वो कहाँ लगाए गए हैं और किस किस रूट्स पर हैं। अगर आप सिग्नल की वायलेशन करते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस हैं और कैसे उसको जो है वो साबित किया जाएगा। तो इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, जबकि जो आपने भी बताया कि 3 रोज़ के अंदर मुख्तलिफ चलान हुए हैं। जो पहले रोज़ के 6 घंटे में चलान हुए वो 2000 प्लस थे, फिर इसी तरह दूसरे रोज़ जो है वो 4000 प्लस थे और जो गुज़िश्ता रोज़ चलान हुए हैं वो 5400 कुछ चलान जो हैं वो किए गए हैं। इसके साथ साथ DIG ट्रैफिक की जानिब से ये भी बताया गया कि उनकी अपनी गाड़ी का भी एक चलान हो गया और उस पर भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही है कि 10,000 का चलान हुआ है, उनका ड्राइवर जो है वो चला रहा था और वो एक सिम्बॉलिक चीज़ सामने लाई गई कि DIG की अपनी गाड़ी का भी जो है वो चलान हुआ है। लेकिन शहरियों के अंदर कन्फ्यूजन पाई जाती है। ये चलान होने चाहिए थे जो सड़कों से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मशीन की मदद से चलान करते थे वो अब ख़त्म कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर ई चलान की तरफ आ गया है। लेकिन तो बाकी इलाकों में क्या हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल तो होना चाहिए। बात सही है, पूरी दुनिया में हो रहा है और ऑब्वियसली ये एक न्यू थिंग है एंड वी शुड एब्सोल्युटली बी देयर। लेकिन जैसे अगर हम स्पीड की बात कर लें काशिफ, मतलब आई डोंट नो, आई ड्राइव हियर और मुझे नहीं पता कि स्पीड लिमिट्स क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, सड़कों के ये हालात हैं कि 60 से ऊपर तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी प्लेस जहां आप कुछ खास स्पीडिंग कर सकें, और अगर कोई कर रहा है तो वहाँ तो डबल चलान हो जाना चाहिए। तो ये भी इनको कैंपेन चलाना, जी ये भी कैंपेन चलाना पड़ेगा इनको कि ये पहले बताएं तो सही, लोगों को ज़रा एजुकेट तो करें। जी काशिफ, देखिए हमने हुकाम से सवाल किया कि आया स्पीड लिमिट है क्या, तो उनकी जानिब से भी कंफ्यूजन सामने जाहिर की गई और ये बताया गया कि जो हैवी ट्रैफिक है जैसे डंपर हैं या फिर वाटर टैंकर हैं, ऑयल टैंकर है, उनके लिए स्पीड लिमिट जो है वो 30 जो है वो मुख्तस की गई है और वो 30 से ऊपर जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली चालान जनरेट होगा। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आया मोटरसाइकिल के लिए या छोटी गाड़ियों के लिए कोई स्पीड लिमिट मुख्तस है, तो उनकी जानिब से कन्फ्यूजन जाहिर की गई। अभी ये इनिशियली जो है वो सिस्टम इनकी जानिब से लगाया गया है और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको चेक भी किया जा रहा है और मज़ीद आगे भी बढ़ाया जा रहा है।
अब मसला ये आ रहा है कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सिर्फ पोल लगे हुए हैं और उन पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे इलाके शामिल हैं कि जहाँ मेन सड़कें मौजूद हैं वहाँ कैमरे नहीं है, और कैमरा जो है वो आपको शारा फैसल या इसके अतराफ़ की सराउंडिंग के इलाकों में मिलेंगे। लेकिन इससे दूर अगर नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, सुरजानी, इन इलाकों की बात करेंगे तो आपको कैमरे कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, कब तक प्लान है कैमरे नस्ब करने का? जाहिर है वो कैमरे तो नस्ब होंगे। एक और भी बताइएगा, जो नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं है, एक अप्लाइड फॉर गाड़ी होती है, आपने शोरूम से, लिटरली किसी के जहन में भी आ सकता है कि आपने शोरूम से गाड़ी निकाली है या आप उस प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के, तो क्या उस गाड़ी का भी चालान हो जाएगा? क्योंकि उस पे भी भारी भरकम चालान है बगैर नंबर प्लेट या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाने पर। आप खरीद कर कहीं से कहीं तो पहुंचाएंगे ना। और काशिफ, दीगर सूबों से भी तो गाड़ियां आती है ना, नंबर प्लेट किसी और सूबे का भी हो सकता है। पंजाब की गाड़ी है तो वो भी बलूचिस्तान की गाड़ी है, वो किस तरह रीडेबल होगी और उसका क्या होगा? और बलूचिस्तान के हैवी व्हीकल तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, भरे पड़े हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल इस हवाले से चूँकि कराची हब सिटी है और हमने जब सवाल किया कि आया जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स किसी और सूबे की है तो उसके लिए क्या है, तो ये बताया गया कि एक डेटा बैंक जो है वो मुरतब किया जा रहा है और इसको कुछ टाइम लगेगा। आईजी सिंध की जानिब से भी ये कहा गया कि इसको कमोपेश 1 साल लगेगा, चूँकि अगर मिसाल के तौर पर पेशावर या लाहौर की कोई गाड़ी कराची आती है तो क्या उस पर कोई चालान होगा? तो यकीनी तौर पर फ़िलहाल नहीं हो सकता है, चूँकि जो सिंध पुलिस डेटा बना रही है वो अब दूसरे सूबों से भी लेगी। पहले अपना सूबे का डेटा जो है वो मेंटेन करेगी और उसके बाद दूसरे सूबे का मेंटेन किया जाएगा। अच्छा, ये स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाना अभी ये नहीं है, ठीक है? वो दूसरे सूबों की जो गाड़ियाँ हैं उन पर नहीं चालान होगा, ये बात क्लियर हो गई। बताइएगा, स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये ट्रैफिक वाले लगाएंगे, ये केएमसी वाले लगाएंगे, ये कोई और डिपार्टमेंट है जो लगाएगा, या ओवरऑल यकसा स्पीड लिमिट होगी कि जी 90 से ऊपर या 100 से ऊपर नहीं जा सकते पूरे शहर में अक्रॉस किसी भी रोड में हो? सो वो कौन डिसाइड करेगा और ये कब तक डिसाइड होगा? और ये अगर बोर्ड आवेजा करने हैं तो ये किस डिपार्टमेंट का काम है? बिल्कुल, ये जो मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स हैं या फिर कराची के बेशतर ऐसे सिग्नल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, तो हमने ये जानने की कोशिश की। तो बताया गया कि केएमसी का जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है उसे जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया है और उसके साथ एक मीटिंग भी तय की गई है और इस हवाले से चीज़ों को ठीक करने के लिए और सिग्नल्स को बेहतर करने के लिए जो है वो ये किया गया है। साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की गई कि कराची का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो शहरी मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं उसके बाद वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराते। तो आया अगर कोई मोटरसाइकिल मैं चला रहा हूँ और अब्दुल्ला आपके नाम पर वो मोटरसाइकिल है, तो क्या चालान आपको जाएगा या मुझे जाएगा? तो यकीनी तौर पर चालान आपका जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर अब्दुल्ला मोटरसाइकिल वो नहीं चला रहे थे और उसके बाद वो चालान अब्दुल्ला को जाता है तो इसके तरीक़ेकार क्या है, कैसे ठीक किया जाएगा? तो इसके लिए 11 मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ इलाकों में डेस्क बनाए गए हैं कि अब्दुल्ला जाकर वहाँ अपना शिकायत करेंगे कि ये जो मोटरसाइकिल है ये मगर ये ओपन लेटर पे जो गाड़ी और व्हीकल चलाने वाला ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और जाहिर है जो बेच रहे हैं उन दोनों के लिए नुकसानदेह है। आप लोगों को बहुत सी चीजें स्ट्रीमलाइन होनी है, बात सारी ये है। लेकिन इन प्रिंसिपल ज़ाहिर है होना चाहिए, हम सबको ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उसके सपोर्ट में बाकी चीज़ें भी इस पे मज़ीद बात करेंगे। अभी ब्रेक ले रहे हैं। You're right. अच्छा, मेंटल हेल्थ ज़ाहिर है बात करते रहते हैं हम। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम के तहत हम ज़हनी सेहत से मुताल्लिक आगाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली मतलब जितनी इसकी ज़रूरत है ना, हम इतनी बात को कोशिश ही कह सकते हैं। मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस करते रहते हैं और हर थोड़े दिन बाद कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिस पर हमें दोबारा सोचना पड़ता है कि अरे हम अभी बात करना शुरू हुए हैं या बात करते हैं, फिर भी ये वाकयात कितने ज़्यादा हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। आयरनी इज़ कि अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, अभी तो सेंसिटाइज हम कर रहे हैं लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि इस पे बात होनी चाहिए। ट्रीटमेंट, हाउ टू गो अबाउट इट इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी कोशिश, एटलीस्ट मिलकर की कोशिश है, जियो पाकिस्तान की कोशिश है कि एक स्टिग्मा जो इसके साथ है अब उसको भी हटाया जाए और उस पर बात की जाए। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के आदाद शुमार है ना, वो बताते हैं कि हमारी 20% आबादी को ज़रूरत है ज़हनी सेहत से मुताल्लिक हेल्प लेने की या इलाज कराने की या असिस्टेंस लेने की, लेकिन माहिरीन नफ्सियात जो है ना वो सिर्फ 600 हमारे यहाँ हैं और ये कमी दूर करना भी बहुत अहम है। इसलिए जो अवेलेबल रिसोर्स है उनकी एक्सेस बनाई जाए आवाम तक, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हम बात करेंगे एक शायद आपको नहीं पता होगा कि एक सर्विस ऐसी मौजूद है जिसमें अगर आप किसी ऐसी मुश्किल का शिकार हैं और आप फौरी मदद तलब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर साहब और CEO हैं ये सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के,
और इनका नंबर है 1123। 1122 से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन 1123 क्या करता है? ये चीज ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे क्योंकि ये वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ये हम आप आए हैं, हम लोगों को बता रहे हैं दैट वी एक्चुअली हैव अ सर्विस हियर। दिस इज अ डायलेमा जी। मतलब गवर्नमेंट हैज सो मेनी इनिशिएटिव्स एंड दिस इज वन ऑफ दैट कि पिछले 2.5 साल से 3 साल से ये सर्विस शुरू है। Initial response was too slow, लेकिन media, thanks to you, thanks to people like you around, कि अब it has started getting the traction। और पहले per day हमें 7, 5, 8 कॉलें आती थी। Now we have gone beyond 1500 calls per day talking about mental issues। वो tell us about general usual call जो आपके पास आती है, मतलब क्या तरीक़ेकार होता है? So what's the problem? अच्छा, हमारा सबसे पहले तो ये बताऊँ कि I look after SIHS, जिसमें 1122 है जो कि emergency health के लिए चाहिए। You have a road traffic accident, you have any emergency heart attack, so please call 1122। तो emergency ambulance, और हमारी ambulance सिंध गवर्नमेंट का ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। This is a ICU on wheels। मतलब इसमें वेंटिलेटर्स हैं और पता नहीं क्या क्या है। इट विल टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल जो कि एमरजेंसी है। लेकिन नॉन एमरजेंसी, इफ़ यू आपको रात को बच्चे को बुखार है, यू वांट समबडीज एडवाइस, तो वी हैव 1123 नॉन एमरजेंसी। हमारे पास 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होता है। सो दे आर अवेलेबल टू एडवाइज यू, टू गिव यू अ प्रिस्क्रिप्शन, गिव यू एडवाइस। और सेकंड जो इसका बड़ा कंपोनेंट है वो है मेंटल हेल्थ का। वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट अवेलेबल 24 आवर्स, और उनके वो लिंकेजेस हैं। तो वो जब बंदे कॉल करते हैं, अपना कोई एंजाइटी बताते हैं या उनको कोई इश्यूज़ होते हैं, मतलब विद इन लास्ट, मैं अभी आपके आने से पहले आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो पिछले 6 महीने में ओनली 6 months 18 सुसाइडल केसेस हैव बीन डिट्रैक्ड। उन्होंने कहा कि मैंने ये एक शारजा में हरीपुर का लड़का, ये हमने नंबर UN रखा हुआ है, इट्स नॉट सिंध रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। दिस इज यू कैन कॉल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम Sharjah or Gulf or even from Kenya, from Chicago, somebody calling from Chicago, a young boy, and so on। तो उसने कहा कि मैं तो अभी गोली मारने वाला हूँ अपने आप को, आज आई किल माई सेल्फ इन शारजा। उसने हमारे वो जो, क्योंकि वी हैव अ सिस्टम के कॉल आती है, वी हैव वेरी रिफाइंड जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो दे आर ऑल टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल। तो वो जब बात कर लेते हैं कि ये मेडिकल है, मेंटल है, फैमिली इश्यूज़ वाला है, तो उसको वो आइडेंटिफाई करके वो वहाँ पे हेल्प डेस्क को भिजवा देते हैं स्पेशलिस्ट को। सो वंस दे टॉक टू देम, दे स्टार्ट हैंडलिंग देम प्रॉपरली। तो उस बंदे को भी उन्होंने हैंडल किया, उसको कूल डाउन करवाया। वजह उसने कहा जी मैं 17 साल बाद आना चाहता हूं। सब आपके तवज्जुह से अगर हम ये 1123 नंबर यहाँ बता रहे हैं, ये पूरे मुल्क के लिए है? 100% पूरे मुल्क के लिए। इसके लिए कोई आगे पीछे कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, 1123 डेज से डायल कर सकते हैं और आप अपनी OPD के सिलसिले में भी मुशावरत कर सकते हैं। मेडिकल OPD, मेंटल OPD, मेंटल एडवाइस, किसी भी, मतलब घर का इशू है, बच्चों का है, किस सुसाइडल थॉट्स हैं, खुदकुशी सब्सटेंस यूज करो, फौरन हमें पता है 1123 जरूर याद रखें नंबर, बिकॉज़ दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी आर आल्सो लर्निंग हियर। और MKR जो है, मेरे खलील रहमान, हम लोग ब्रिटिश ट्रस्ट, ये सारे मिलके दिस इज द इनिशिएटिव व्हिच वी हैव स्टार्टेड कि जो लोग आए और हमारे साथ बात करें एंड देन दे विल गेट टू द probably the right track. Thank you for sharing that with us. Thank you for having me here and right, we will obviously keep talking about it. Brigadier Sahab, thank you for being here with us. We have to take a short break. We'll be right back. वेलकम। अच्छा, ये आपको सरकारी नौकरी अभी भी लोग लेना चाहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लेना चाहते हैं। सिंध में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो उसके लिए ऑनलाइन एक जॉब पोर्टल बना दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड, और जहां उम्मीदवार जो हैं मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमतों का सिलसिला जो है वो आइंदा
15 रोज बाद शुरू कर दिया जाएगा, विच इज ग्रेट। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेड 5 से 15 तक के मुलाजमतों की, और जाहिर है कि इसमें हमेशा से लोगों के जहन में सवाल रहता है कि बेसिफारिश लगती है और ट्रांसपेरेंसी के इशूज़ होते हैं। लेकिन ये जो निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है सिंध जॉब पोर्टल के नाम से, इसमें ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया गया है, मेरिट की बुनियादों पर नौकरियां होंगी, एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें जालसाजी से बचा जा सकेगा, मतलब लोगों को ख्वारी से बचाया जा सकेगा। और सिफारिश कल्चर जो होती है ना वो ज़रूर ख़त्म होगी इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो पोर्टल पे होगी, मेरिट पे होगी, तो लिहाजा होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क वेरी वेल। अच्छा, ये ज़ाहिर है वजारत IT सिंध की तरफ से इनिशिएट किया गया, लेकिन इसमें सखर IBA ने डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो इसी पे ज़रा हम बात करते हैं और इसको किस तरह से अब लोगों की ज़िंदगी में इससे बेहतरी आ रही है। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से, और सखर IBA के वाइस चांसलर डॉक्टर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे। अली साहब, ज़ाहिर है अभी आपने ये जिम्मेदारियाँ संभाली हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक ये नौकरियाँ यहाँ पे पब्लिश होंगी और उसके बाद क्या सिस्टम होगा? What kind of नौकरियां, ये भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देंगे। What are we looking at? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so much for having me here. देखिए, ये हमने जॉब पोर्टल लॉन्च जो किया है, ये 5 to 15 ग्रेड ऑफिसर्स जो हैं, ये जूनियर क्लर्क्स हो गए और ग्रेड 15 तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। माजी में ये सब प्रोसेस मैनुअल होता था, तो एक इल्ज़ामात भी लगते थे कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शायद करप्शन, फेवरेटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उस चीज़ों को हमने बिल्कुल स्क्रैच कर दिया है कि कोई ये चीज़ कर ही नहीं सके, ना उस पर बात हो सके। मेरिट एंड बीइंग एफिशिएंट, इन दो चीज़ों को हमने साथ जोड़ा है। मेकिंग पीपल्स लाइव्स इजी, उसमें आपको ऑल यू विल हैव टू डू इज गो अपलोड योर CV उस पोर्टल पे। AI की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि विद योर एक्सपीरियंस एंड योर एजुकेशन कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं विच यू कैन अप्लाई फॉर। फिर विद द क्लिक ऑफ वन बटन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दोज जॉब्स। और फिर वहाँ एक माजी में आपने देखा होगा मैन्युअली जब चीज़ें होती हैं तो उसमें एक बड़ा एक इंसान को थोड़ी दिक्कत आती थी या इश्यूज आते थे कि जी पुलिस वेरिफिकेशन करवा के आए, मेडिकल अपना करवा के आए, वो तक हमने ऑटोमेट कर दिया है। वहाँ आपकी जब ये सब यू क्लियर द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेप पे जब जाएगा, जब ये आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी, ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें स्पेशल ब्रांच के DIG ऑफिस चली जाएंगी, वहाँ से ऑटोमेटिकली वेरीफाई होके आ भी जाएंगी हमारे पास। तो एसेंशियली अली, आपका ये कहने का मतलब है कि एसेंशियली एक ही फॉर्म होगा वहाँ जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं और बाकी ये वेरिफिकेशन वगैरह जो इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस के थ्रू होंगी और वो हम करके देंगे, ऑटोमेट करेंगे। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं टाइमलाइन एक आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो पहले चीज़ 12 महीने जिसको लगने में होती थी वो 1 महीने में होगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड and evaluate yourself कि कितनी big achievement है। And secondly वो करप्शन हो गया या सिफारिश हो गया, कोई पर्ची सिस्टम, वो बिल्कुल है ही नहीं। It's AI, it's automated, आपका face to face man to वो बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं रहेगा। एंड में इंटरव्यू का होगा और इंटरव्यू भी जो हमारा होगा उसमें उस कैंडिडेट ने एक स्कोरिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ, तो जो इंटरव्यू ले रहा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि इसकी माजी में जो माजी में जो स्टेजेस इसने पास किए उसको कितने पॉइंट्स मिले, कि वो इंटरव्यूअर जब कंडक्ट कर रहा होगा इंटरव्यू वो बायस नहीं हो सकेगा कि अच्छा ये तो ऑलरेडी इतने अच्छे नंबर जिसके आए हैं। तो डॉक्टर आसिफ के पास चलते हैं। अली साहब, अब आपने हमें ज़रा समझाने की कोशिश की है। डॉक्टर आसिफ, आपकी टीम ने, आपके IT डिपार्टमेंट ने ये सिस्टम डेवलप किया है, ज़रा बता दीजिएगा कि इसकी क्या खुसूसियात हैं और ऑलरेडी जो निज़ाम राइज हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये उनसे कितना मुख्तलिफ है? थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। सबसे पहले तो मैं हुकूमत सिंध का शुक्रगुज़ार हूँ कि सखर IBA यूनिवर्सिटी पे उन्होंने ट्रस्ट का इज़हार किया। लास्ट ईयर जी हमें ये कैबिनेट ने जब अप्रूवल दिया था तो मेरे 2 की टीम मेंबर्स हैं IT डिपार्टमेंट के, मेरे प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुर्रहमान सूमरानी और मेरे HOD कंप्यूटर साइंस जो हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुज्तबा शेख,
उन दोनों को लेके मैंने ये सफ़र शुरू किया था। ये पेपरलेस और फेसलेस ट्रांसपेरेंट हमारा पोर्टल है जिस पे हमने काम किया। हमारा जो टास्क था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का जो जॉब पोर्टल है उसको हमने बेंचमार्क रखा था और उसके अंदर हमने कहा था कि वो तमाम 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो कि वक्त की ज़रूरत हैं, जिससे पेपरलेस और फेसलेस हो। अदरवाइज़ लोगों को दसों जगहों पर जाना पड़ता था, फ़ोटोकॉपी, फिर उसको पोस्ट। तो मेरा ख़्याल है कि ये जॉब पोर्टल जो है इसकी खुसूसियात जो मुहैया हमने बताई हैं, उसके बाद बच्चे को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। वो उसी जॉब पोर्टल पे सिंगल क्लिक पे अब हर प्रोसेस को, हर स्टेप को खुद करता रहेगा और उसको ऑब्जर्व करता रहेगा। वो पोर्टल उसे बताता जाएगा कि अब इस वक्त आप किस स्टेज पर हैं। वंडरफुल। अच्छा, ये एक दफ़ा आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पुट इन करने हैं, तो वो आप किस किस जॉब के लिए मौजू हैं ये भी बता सकेगा? क्योंकि दसियों डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां लोग अप्लाई करना चाहते हैं और 10 दफ़ा उसी प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर नई जॉब्स भी आती रहती हैं, नई वैकेंसीज भी आप कह लें वो भी आती रहती हैं। तो आप एक दफ़ा अप्लाई कर दिए तो वो कहीं भी फिट हो सकता है? अच्छा जी, सबसे पहले तो जब बच्चा हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट देता है, STS का जो पोर्टल है जो कि एक सेपरेट पोर्टल है, उसमें जो पास कैंडिडेट्स हैं 3 कैटेगरीज़ में, ग्रेड 5 से 15 की सरकारी नौकरियों के लिए, तमाम महकमों के लिए, वो बच्चे के तमाम बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइमरी डेटा, वो ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस नए जॉब पोर्टल में। और उस जॉब पोर्टल पे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना CNIC इंटर करना है और उसके बाद वो रिट्रीव होकर जॉब पोर्टल में आ जाएंगी। और AI बेस्ड उस वक्त जो भी जॉब सिंध गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में मौजूद हैं एक्टिव, वो बच्चे के सामने डैशबोर्ड पे आ जाएंगी और बच्चा सिर्फ अप्लाई के बटन को क्लिक करता जाएगा और वो ऑटो अप्लाई होगा, क्योंकि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस डेटा, उसकी पासिंग मार्क्स, सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। उस बच्चे को उसी पोर्टल से SMS अलर्ट और ईमेल भी चले जाएंगे जो उन्होंने मुहैया किए थे STS की स्क्रीनिंग टेस्ट के टाइम पर। सही। और उसके बाद स्टेज बाय स्टेज। अच्छा अली साहब, ये बन गया, जाहिर है आप लोगों ने टास्क दिया, सखर आबिया ने बना दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। सो क्या इसकी ट्रेनिंग सेशंस होंगे? क्योंकि एक है यूज़र इंटरफेस, एक है एडमिन इंटरफेस, आपको अपने अफसरान को भी तो इसको सिखाना होगा। देखिए बिल्कुल, और ये ऑलरेडी हमने भी गॉन थ्रू दैट, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम वो प्रोसेस। जितने भी सेक्रेटरीज हैं, हमारे बुज़रा हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए हमने इस पोर्टल में एक्सेस वो कैसे यूज़ करेंगे उनकी ट्रेनिंग्स बाकायदा कराई भी हैं हमने। और वक्तन उसको बिल्कुल अपडेट, एक जदीद चीज़ होती है, उसको मज़ीद आप अपडेट कर रहे होते हैं, उसके वर्जन को बेहतर कर रहे होते हैं। तो वो हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है IT मिनिस्ट्री का, वो बिल्कुल उनके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। और ऑलमोस्ट एवरी वीक हम अपने सरकारी अफसरान और जितने भी वज़रा हैं उनके लिए कोई नई चीज़ या कोई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए रखते हैं to keep them up to date। अभी अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात एज अ वुमन मुझे ये लग रही है, क्योंकि ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कभी कभार जॉब्स पे, ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, रसाई नहीं हो सकती, एग्जैक्टली अखबारों में ढूंढे, रसाई नहीं होती कि जहाँ किससे मिले, कहाँ अप्लाई करें। सो ये वो वाला प्रोसेस जो है, वो मुश्किलात जो हैं वो ओवरकम कर सकते हैं एंड एनीबडी कैन अप्लाई। दैट्स राइट अली? एब्सोल्युटली राइट। एक मैं कहता हूँ ना, आप एक ज़माना होता था आप जॉब को ढूंढते थे, अब जॉब्स आपको ढूंढ रही होंगी। पोर्टल में अगर आप होंगे वो ऑटोमेटिकली, आप अगर यू साइंड इन, जॉब्स आपके पास खुद आ जाएंगी कि जी ये जॉब्स अभी नहीं आई हैं एंड आपके क्राइटेरिया, इसलिए कि सारा सिस्टम में आपका डेटा मौजूद है और ये 5 नई जॉब्स आई हैं जिसमें यू कैन अप्लाई बिकॉज यू क्राइटेरिया आप मीट करते हैं। तो बड़ा अच्छा एक लाइन होगी कि पहले आप जॉब्स को ढूंढते थे, जॉब्स अब आपको ढूंढेंगी। एंड वी नॉट ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेडिकल भी करवाने जाते हैं तो लाइन में लगते होंगे, शायद पैसे भी देने पड़ते होंगे, उसके अलावा फिर आप अपनी फाइनली दिस पोर्टल इट्स एक्टिव नाउ ऑलरेडी, इट्स लाइव, लोग कर रहे हैं अप्लाई, इट इज लाइव। हमने 15 दिन कहा था ये लॉन्च के बाद इसमें जो है एक्टिवली जॉब्स आनी शुरू हो जाएंगी, मगर इसको हमने लाइव कर दिया। अपनी प्रोफाइल एटलीस्ट आप जाके बनाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर आसिफ लास्टी, आपसे जानेंगे कि पहले हमने देखा है माजी में ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियां होती हैं और फिर लेटर भी निकल जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स निकलते हैं, फिर वो अदालतों में जाते हैं केसेस। उन
उन चीज़ों के इम्कानात को भी अब कम समझे हम इस पोर्टल की वजह से? 101%। मैं आपको ये बताऊं, अच्छा आपने सवाल पूछा, इसमें ये है कि डुप्लीकेट आपके जी अली इज रिस्पोंडिंग एंड देन डॉक्टर साहब आपके पास भी आ जाते हैं, वन बाय वन कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी अली ब्रीफली जरा रिस्पोंड। इसमें डुप्लीकेट जो होता था ना कभी कभी कि आप दो नौकरियां सरकारी एक शख्स को मिली हुई हैं, इसलिए कि उसका मैन्युअली सब चीज़ें हुई भी होती हैं, एक जगह से अगर सैलरी आ रही है तो हो सकता है दूसरी जगह से भी आ रही हो, तो इस निज़ाम को बिल्कुल एलिमिनेट हमने कर दिया है। इफ यू आर ऑन ए एग्जिस्टिंग जॉब, वो आप तो फिर आप दो नौकरियां और दो तनख्वाहें। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू अब्दुल्ला। मैं बताता चलूं कि जब कैंडिडेट इस जॉब पोर्टल पे जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा और अगर उसने किसी और महकमे में जॉब कर रहा है तो वो पोर्टल वहीं पर उसका प्रोसेस रोक देगा, तो ये जो ड्यूअल जॉब का है वो तो बिल्कुल वहीं पे ख़ात्मा हो जाएगा, वो अप्लाई ही नहीं कर सकेगा। उसके साथ साथ जब आपने देखा कि ये बच्चों ने सब ने अप्लाई कर दिया तो उन बच्चों को ये हक भी हासिल है कि वो अपना जो STS का रिज़ल्ट है वो भी अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेडेड रिज़ल्ट भी इस जॉब पोर्टल में रियल टाइम में आ जाएगा। साथ साथ जो ट्रेनिंग्स की आपने बात की, तो हमने हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट के हैं उनमें एक फोकल पर्सन रखा है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का है, और उनकी ट्रेनिंग्स, उनके सेक्रेटरीज़ की और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की ट्रेनिंग्स हम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग अभी हमने डिप्टी कमिश्नर्स की कल सुबह 11 बजे भी इस जॉब पोर्टल की ट्रेनिंग रखी है। हत्तन इम्कान ये कोशिश की थी कि इस जॉब पोर्टल को यूज़र फ्रेंडली बनाएं, मगर फिर भी क्योंकि इस हफ्ते से ये जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी और वो जो एडवर्टाइजमेंट आएगी वो सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए होगी जो अहल हैं, जिन्होंने STS का रिटन टेस्ट पास किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये जॉब पोर्टल हर मुमकिन तरीके से मेरिट के मेयार को और ट्रांसपेरेंसी के मेयार को आला सतह पे ले जाने में मददगार साबित होगा। इंशाल्लाह दैट इज जो है वो तो सीबा टेस्टिंग। जी बिल्कुल, दैट इज द होप एज वेल। और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जो भी पहले कंफ्यूजन होती थी, वज़ीर IT सिंध और डॉक्टर आसिफ शेख सखर वाइस चांसलर, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, खास तौर पे क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी थी, चैलेंजेस इतने होते थे, और ये डबल दो नौकरियों वाला मतलब एक फिर भर्ती जितनी आसामियां नहीं है उतनी उससे ज्यादा डबल ट्रिपल भर्तियां। बिल्कुल, और फिर खवातीन का रसाई ना हो पाना कि जी हम कैसे अप्लाई करें, क्या जॉब्स हैं, उनको पता ही नहीं चलता था। और फिर सुबह से शाम तक जो इंटरव्यू के लिए आप खड़े रहते थे, अब ये क्या होगा इस सारे खुदकार निज़ाम के तहत कि जिस टाइम एक्चुअली आपका इंटरव्यू है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड वो बता देगी जी हमें 20 मिनट लगते हैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने में, इतने लोग हम एक दिन में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हमने इंटरव्यू करना है, और जो टाइम ऑटोमेटेड तरीके से आपके लिए जनरेट होगा वो आपको मिल जाएगा। किसी को 3:20 मिलेगा, किसी को 3 बजे मिलेगा, किसी को 2:30 बजे मिलेगा, जिस तरह होता है। एब्सोल्युटली, तो लिहाजा बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स वील कीप एन आई ऑन इट एज वेल कि ये काम जो है ये सही चल रहा हो, और पीपल शुड एब्सोल्युटली मेक यूज ऑफ इट। अच्छा जी, अब हम अभी एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। Welcome back. Let's talk about पाकिस्तान सुपर लीग और PSL का 11वां एडिशन 2026 जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए पहले से भी ज़्यादा जोश और जज्बे से भरपूर होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, और एक और चीज़ साथ बता दें, इसको PSL तो हम कह रहे हैं लेकिन दोबारा से HBL PSL होगा, क्योंकि HBL इज एसोसिएटेड अगेन विद PSL। 10 साल तो चले ही हैं हम साथ, लेकिन अब 2 साल के लिए दोबारा रिन्यू हो गया, सो वी टॉक अबाउट दैट एज वेल। और लगता है कि टीमें भी बढ़ रही हैं, टीमें बढ़ रही हैं। इसका सेहरा ऑब्वियसली PSL के CEO सलमान नसीर साहब को जाता है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट हमने पिछले साल इन्हीं के जरिए अपने ही प्रोग्राम में कर दी थी कि अगले साल 2 टीमों का इजाफा होने जा रहा है। और वी वुड ऑल्सो टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम के मुल्तान सुल्तान वाला एपिसोड चल रहा है, इस पे PSL का क्या? अच्छा, ना सिर्फ ये वेन्यूज भी लगता है कि कुछ जरा एडिशन हो रही है वेन्यूज में, जिसमें फैसलाबाद की भी का भी जिक्र हो रहा है, पेशावर का भी जिक्र हो रहा है। अ लॉट इज गोइंग टू बी 11वां एडिशन जो है ना वो बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि 10 साल के बाद इससे रीइवैल्यूएट होना था और बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से होनी थी, जिसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया है, कुछ हिस्सा बाकी है। हमारे साथ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर HBL अली हबीब साहब मौजूद हैं। ऑब्वियसली वेलकम अगेन सर, और आप उसी कैपेसिटी में वापस आए हैं, PSL की जैकेट पहने हुए हैं, सो उसके लिए आपको मुबारक हो। एंड वी आल्सो हैव विद अस CEO PSL सलमान नसीर साहब इज विद अस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
अच्छा जी, बात का आगाज तो सलमान साहब आपसे करते हैं। एलिफेंट इन द रूम को पहले एड्रेस कर ले या फिर रिवैल्यूएशन और इनकी एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। उसको जरा बात के लिए रखते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है आपने सुनना जरूर है वो इसलिए। सो रिवैल्यूएशन हुई और उसके बाद दोबारा से HBL became your partner. How did this all happen? कौन सी कंपनीज थी जिनको आपने engage किया for the revaluation? कौन इसमें स्टेक होल्डर्स की कितनी से थी as in the franchises, because 95% तो उन्हीं का मामला है। So ये in particular after PSL 10 हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए हुए थे या ख़त्म होने जा रहे हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने ये क्लॉज डाला हुआ था कि आफ्टर द 10th एडिशन ऑफ PSL, HBL PSL, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वैल्यूअर को इंगेज किया जाएगा। सो हमने टेंडर प्रोसेस किया और अर्नस्ट एंड यंग मीना वाज द सक्सेसफुल बिडर और वो एक्सपर्ट्स इसमें इंगेज हुए। सो वन ऑफ देयर टास्क्स वाज आल्सो टू डिटरमिन कि ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, ये जो PSL के साथ नाम जुड़ता है HBL PSL, इसकी आज वैल्यू क्या है। और HBL के कॉन्ट्रैक्ट में ये एक क्लॉज था कि इनके पास राइट होगा टू एक्सटेंड फॉर अनदर 2 years ऑन दैट प्राइस जो डिटर्मिन करता है अर्नस्ट एंड यंग। तो वो प्राइस पहले तो हमें पता लगी, हम बहुत खुश हुए। मैंने कहा यार ये पहले साल से अभी कंपेयर करें तो it's an increase of 505%. Was it up to your expectations, beyond your expectations? Obviously वो हम disclose तो नहीं करेंगे कर ही रहा होता है इंसान, लेकिन इतना ज़्यादा। So yes, I think beyond ही था and हम इनके पास गए, हमने इनको बताया and they were so forthcoming as they always have been. आप डिस्काउंट नहीं कराते थे? मैं 10 साल का हूँ, बाय 10 मतलब काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं डिस्काउंट का इसमें बात है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे HBL PSL जो 10 साल से HBL के साथ है, ये अब इसको आप सिर्फ अब्दुल्ला क्रिकेट के तौर पे ना समझिए, ये तो टूर्नामेंट नहीं है, ये एक्चुअली अब ये पाकिस्तान की शिनाख्त बंदा चला जा रहा है। इट्स अ ब्रांड, द ओनली ब्रांड दैट यू एक्चुअली हैव क्रिएटेड इन द लास्ट 10 years। और आपको इसलिए किसी भी इदारे को, ख़ासतौर पर एक ऐसा इदारा जैसा कि HBL है जो कि पाकिस्तान के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट करना होगा, आपको उसको उस ब्रांड को बरकरार रखना है ताकि वो मजबूत रहे और उससे मुल्क को बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये HBL के लिए खाली वो ब्रांड बिल्डिंग का मामला नहीं है। HBL हम सब जानते हैं, HBL के बारे में PSL से पहले से जानते हैं, और आई थिंक एवरीवन हैज़ टू स्टेप इन। आप हर इंसान को, हर इदारे को अपना किरदार अदा करना है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक किसी भी चीज़ को। अब PSL जो है पाकिस्तान सुपर लीग है, तो अब वो HBL PSL है, तो उसको आपको खड़ा रखना है, उसको बरकरार रखना है। और एक्चुअली अब हम जब कहते भी हैं 10 साल से एक चीज़ को कह रहे हो HBL PSL, तो साथ वो हैंडल है। अब तो ये कहने लगे कि जहाँ PSL वहाँ HBL। अब तो ये मामला भी ज़रा जहाँ ख्वाब वहाँ HBL था, अब ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ PSL वहाँ HBL। बिल्कुल सलमान साहब, कहा जाता है it's going to be bigger and better this year. So is it actually how is is the question going to be bigger and better this? So दो चीज़ें आई थिंक इस दफ़ा बड़ी यूनिक हो रही हैं या हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रही हैं कि इस दफ़ा एक्सपेंशन के प्लान्स की वजह से 2 नई फ्रेंचाइज टीम्स ऐड होने जा रही हैं। सो नाउ यू विल हैव HBL PSL 8 टीमों के साथ। इसके साथ साथ हम वेन्यूज़ भी एक्सपेंड कर रहे हैं और ये बड़ा डिज़ायर भी था हमारा, बिकॉज बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि एक ऐसे इलाकों में जहाँ क्रिकेट नहीं देखने को मिल रही लाइव, वहाँ पे बहुत पैशन भी है और बहुत डिज़ायर भी है, और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम फुटप्रिंट जो है HBL PSL का उसको वहाँ लेके जाएं। और हमें जो रिस्पांस भी मिलता है, जैसे अभी फैसलाबाद में कुछ मैचेस हमने करा के देखे, तो अनबिलीवेबल पैशन है एंड हम चाहते हैं कि हम उनके करीब जाएं। So which also means कि ये जो टीमें हैं, because give us some cities, मतलब हम यहाँ पे टीमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ का अनाउंस करेंगे और हम चाहेंगे कि सलमान नसीर साहब हमारे प्रोग्राम में क्योंकि आए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बाद, और 11वां एडिशन है, तो हमें बताइए कि वो जो पूल आप बना रहे हैं उसमें कौन कौन से शहर हो सकते हैं कर ले। ये वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ हो जानी है, बिकॉज ये अभी तक डिस्क्लोज हमने नहीं किया हुआ था, लेकिन चूंकि अब बिडिंग प्रोसेस नज़दीक है और हमारा इरादा है कि नवंबर में इसका प्रोसेस शुरू हो जाए, सेल ऑफ दीज 2 न्यू फ्रेंचाइजेस, व्हिच इज जस्ट अ फ्यू डेज। तो चले कुछ नाम अंडर कंसिडरेशन जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली एक फैक्टर ये था कि ऐसा शहर होना चाहिए जहाँ पे क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्रिकेटिंग हिस्ट्री हो, उसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो कि फ़ैन बेस बन सके, लॉजिस्टिकल ईज़ हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमने कंसिडर किए।
और कुछ नाम जो अंडर कंसिडरेशन है जो कि फिर फाइनली बिडर नहीं फैसला करना होगा। उसमें अब हमने कह भी दिया ऑलरेडी, तो फैसलाबाद इज़ ऑब्वियसली अंडर कंसिडरेशन, हैदराबाद इज़ अंडर कंसिडरेशन, सियालकोट इज़ अंडर कंसिडरेशन, एक और होना चाहिए कोई इससे ज़्यादा है, लेकिन चले एक और बताया जा रहा हूँ आपको, और वो इज़ ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन इज़ रावलपिंडी। ओह ज़बरदस्त, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, HBL PSL सीजन 11 में इस दफ़ा 2 नई टीमों का इजाफा हो सकता है, हो रहा है, इनफैक्ट हो सकता नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक शहर ज़रूर आपको नजर आएगा बतौर टीम इन HBL PSL। फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी, ये 4 नाम तो अभी इन्होंने जो पूल में शामिल होंगे। देयर मोर, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। ओके, सो वी अंडरस्टैंड द सिटीज शुड हैव ऑल दीज थिंग्स, और खास तौर पे स्टेडियम्स वगैरह भी होने चाहिए, ये सारी चीजें। और एनीथिंग एल्स दैट पैशन तो हर जगह है ही, टैलेंट पूल तो हमारे पास है ही। व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया? देखिए 3 मेन क्राइटेरिया जो प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको बताया, उसमें तो एक क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हिस्ट्री, लॉजिस्टिकल ईज और फैन बेस इतनी बड़ी हो, पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो कि वो सपोर्ट करे एक सिटी को, क्योंकि असल मज़ा तभी आता है। हम होम एंड अवे के कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं कि उस शहर के होम मैचेस हों, फैंस आके सपोर्ट करें अपने शहर को, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इतनी डेंस पॉपुलेशन हो कि वहाँ पे फैन बेस बन सके। मुल्तान इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। बिल्कुल, कि मुल्तान में आपने जब HBL PSL आप वहाँ पे लेके गए, तो उसके बाद से जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो और इकॉनमी पे जो असर आया, तो उसके बाद अब वो इंटरनेशनल वेन्यू बन गया है, वहाँ पे टेस्ट मैचेस होने लगे हैं, इंटरनेशनल टीम्स वहाँ पे आती हैं। तो आई थिंक ये जो HBL PSL जब किसी भी शहर में जाता है, जैसे ये बता रहे हैं, तो वो खाली वो क्रिकेट नहीं जाती, वो पूरा शहर, उसका सोशियो इकोनॉमिक, वो सब के सब उसका मामला ऊपर आ जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक इशू होता है अली भाई, मुख्तसरन आपसे जानेंगे कि जब इतने बड़े ब्रांड के साथ आप लोग एसोसिएट हो जाते हैं, और जाहिर है देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इन इट, सो हम जो है ना तवक्को कर लेते हैं कि आप जैसे लोग या आप जैसे इदारे जो हैं वो और बहुत सारे एवेन्यूज़ हमें नज़र आते हैं जिनको सपोर्ट करें, या तो फिर आप लोग किस तरह पिक एंड चूज़ होता है, क्योंकि हर कोई हर काम तो नहीं कर सकता। सो हाउ डू यू डिसाइड अबाउट इट? देखिए, क्रिकेट के बारे में डिसाइड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक पाकिस्तान का एक पैशन पॉइंट, 2-3 चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं। एक हमें खाने पीने से बहुत लगाव है, क्रिकेट से बहुत लगाव है, मौसीकी से बहुत लगाव है। तो व्हेन यू थिंक ऑफ, जब आप सोचते हैं क्रिकेट PSL के बारे में, तो क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान का एक पैशन पॉइंट है, तो उस पर तो आप आसानी से फैसला आपको, हाँ खतीर रकम बहुत है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, जो ये माशाल्लाह बता रहे हैं, ये बहुत खुश जो हंस रहे हैं इस वक्त हमारे सलमान साहब जो हैं, वो ऑब्वियसली कि किसी भी इदारे को उसके पीछे एक बहुत खतीर रकम लगाना पड़ती है, और आपको एक लंबी सोच रखना पड़ती है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने अभी लगाया, 2 साल लगाया और फिर आप गायब हो गए। आप अगर आज HBL को PSL से जोड़ रहे हैं, तो इसलिए कि वो 10 साल से जर्नी चल रही है, एंड इट हैज़ वर्कड वेल टुगेदर। इसका एक हमारा उम्मीद यही है कि इस जर्नी को देखते हुए और इदारे भी कहेंगे कि अगर क्रिकेट के अंदर ये किया जा सकता है, तो और भी स्पोर्ट्स, तो फिर म्यूजिक एंड आर्ट में किया जा सकता है, फिर हॉकी में किया जा सकता है, फिर स्क्वॉश में किया जा सकता है, फिर सॉकर में किया जा सकता है। ये और ये जो HBL का और PSL की जो शराकत है, अब ये एक तरह का टेम्पलेट बन गई है, एक तरह का फार्मूला बन गई है कि अगर यही फार्मूला लेकर के और एवेन्यूज में लाया जाए, तो वो स्पोर्ट्स भी उसी तरीके से ऊपर आ सकती है, और आना चाहिए भी। अच्छा, वो एलिफेंट इन द रूम वाली बात इसलिए होनी पड़ेगी क्योंकि अभी 2 टीमों की अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन तो नहीं हो रही ना, मतलब ऐसा तो, क्योंकि वो क्या बात थी, व्हाट हैपेंड देयर? मौक़िफ़ हम जानना चाहते हैं। उन्होंने आपसे कहा कि आप लोग बात नहीं सुनते और मुझे चाय पे बुलाएं। हम मुल्तान सुल्तान के हो ना, अली तनीद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मुझे बिस्किट खिलाएं, मुझे चाय पे बुलाएं और हम मामलात को हल कर लेंगे। सो अगर कोई आपसे मामलात हल करना चाहता है, तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे? तो हमारे भी दरवाजे हमेशा से ही खुले रहे हैं। तो फिर जब दरवाजे दोनों तरफ खुले हुए थे और वो आना चाहते थे और आपके दरवाजे खुले थे, तो व्हाट रियली हैपेंड? तो ये अगेन अगर मैं इसकी डिटेल में गया, मुख्तसरन तो आपको जानना देखें, एज अ नेशनल इदारा पब्लिकली मुल्तान सुल्तान PSL का हिस्सा है जी, ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान हमारी ही टीम है। अब मैं यहाँ बैठ के अगर खामियां निकालना शुरू करूँ, क्रिटिसाइज करना शुरू करूँ, झूठ पकड़ना शुरू करूँ, तो it will damage the PSL. But where do you guys stand at the moment? We are a family. The PSL is a family. और मैंने कल भी शायद यही कहा कि फैमिली के मामलात फैमिली खुद ही डील करती है। जो उनके रिजर्वेशंस थे वो आपसे आप CEO हैं PSL के,
अली तरीन साहब ज़ाहिर है कोई ऐसे नोबडी तो नहीं है ना, ही इज़ अ हाई प्रोफाइल पर्सन, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो आपसे डायरेक्ट फ़ोन उठा के बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। तो वो आपसे उन्होंने कभी, या मीटिंग्स में जो होती थी आपकी, उन्होंने जो उनके रिजर्वेशन हमें पॉडकास्ट पे नजर आते थे जी, या सोशल मीडिया पे नजर आते थे, वो रिजर्वेशन आपसे नहीं जाहिर किए उन्होंने कभी? एक दफ़ा भी नहीं। एक दफा भी नहीं। बट अगेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन विच आईड लाइक टू अवॉइड, बिकॉज ये बातें पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, इट कॉजेज अ बैड नेम टू द PSL। बट क्या हम यहाँ ये कह सकते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मतलब अगर हम ना जाएं उन चीजों में, दैट्स द होप, सो दैट्स द होप स्टिल, सो वी आर नॉट डिफिनिटिव अबाउट इट येट। देखिए ये बोर्ड का डिसीजन होगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ये मामला अब कानूनी भी होगा, सो let the board take a decision। अच्छा, फ्रेंचाइजेस का ये मौक़िफ़ है कि उनको भी इस वैल्यूएशन के सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज 95% तो उनका स्टेक। एंड दे वर बिल्कुल हर एक फ्रेंचाइज के साथ EY मीना ने एंगेज किया, और आगे भी दे विल कंटिन्यू टू एंगेज विद देम, गेट देयर फीडबैक, एंड एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है सारा। इसमें मुझे वो जब अभी आपकी बात सुनते थे ये आ रहा था कि दो तरीके से देखा जा सकता है। वो बकौल वो अहमद फराज साहब का जो एक शेर है कि या तो हम शिकवा जुल्मत शब करते रहें या अपने हिस्से की शमा जलाने की बात करें। तो मैं ख्याल में शमा जलाने की बात ज़्यादा करें, जुल्मत शब तो रहे, कल शमा जलाई जा चुकी है और यह शमा जलती रहेगी और टिमटिमाएगी नहीं, और जुल्मत शब का जिक्र क्या करना, वो तो बड़ी डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने शायरी भी कर दी है। सो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि इन्हें थोड़ी देर रोकें और जियो डिजिटल पे कुछ ज़रा इसकी मज़ीद तफसील आप देख सकें। हाँ, कोशिश करेंगे हम। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, जाने से पहले प्लीज, सब हमने उड़ती उड़ती ये भी सुनी थी, कोई इंटरनेशनल बिग स्टार परफॉर्मर सिंगर, आर यू इन टच to perform in the opening ceremony of PSL? हमने तो बहुत बड़े नाम सुने हैं कि कोई पाकिस्तान में ये जरूरी है, ये अभी ब्रेक रोके ये भी क्लियर कर लेते हैं। So we are always in touch. We are always in touch and exploring. Who's coming? कि right time पे who is the person that's available and who should be brought in. जब मामला तय होंगे we'll update you इंशाल्लाह। बड़े सरप्राइजेज हैं इधर, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा बात निकली नहीं है। सलमान नसीर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अली हबीब, ऑलवेज गुड टू हैव यू ओवर। जल्दी से आप लोगों को बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त क्या बता रहा है कि लाहौर जो है वो नंबर 1 पे है और विद 598। इट्स अ लॉट, दैट इज ह्यूज। उसके बाद दिल्ली, फिर बीजिंग, बगदाद, ढाका, बाकी आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। वी टेकिंग अ ब्रेक है, टेकिंग अ ब्रेक राइट। It is a packed show as usual, one after another segment. और आपको पता है, लेकिन बड़ा ही मजा आ रहा है, और आई होप कि अब्दुल्ला ने जब मैं गई हुई थी तो आपको याद दिलाते रहे हैं कि कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, हमारे पास रोज मेहमान आते रहे हैं। हाँ, कुछ मैंने देखे थे। आपको मैं इस काम के लिए लगा के गई थी। सो उसके कुछ गेस्ट जो हैं आज हमारे साथ हैं, वी वांट टू टॉक अबाउट इट। बैले कभी आप लोगों ने देखा है लाइव, क्योंकि ये मौका होगा आपके लिए इफ़ यू आर इन कराची दैट यू विल बी एबल टू विटनेस इट। भाई लोग पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं ये परफॉर्मेंसेस, ये डांस फॉर्म्स देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। ये सब कुछ आपके शहर में लाके खड़ा कर दिया है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची ने। सो यू नो यू शुड नॉट मिस दिस चांस। सो हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हिना आबिदी हमारे साथ हैं जो कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल LA रन कर रही हैं। विल बी टॉकिंग टू यू हिना एज वेल। और बैले के तरफ से हमारे पास कौन आया है जी? दिस इज बैले बियॉन्ड बॉर्डर्स, जिसकी कोरियोग्राफर है, लीड कोरियोग्राफर, प्राइमरी कोरियोग्राफर है शार्लीन कैम्पबेल कैरी, ऑफ कोर्स। Welcome ladies, welcome to Jio Pakistan. I'll quickly start with Hina ताकि हिना आप हमें explain कर सकें what brings you to Pakistan. और हमें तो by the way Pakistan Arts Council LA का खास पता नहीं था। ये this is a whole like chapter that you run over there. Well, that's only Arts Council in the US. In the US. Yes, and we are based out of a small museum there. Wow. And it's been around for over 35 years. Lovely. और मैं उनके साथ कोई 30 years से associated हूँ. I've been the president twice and now I'm a board member. So I'm not the president, and it's a volunteer group, and board is very passionate about promoting the arts and culture. Tell us about your association with Ballet Beyond Borders. Please. Well, I met Charlene in 2019 when they were in Los Angeles for their Ballet Beyond Borders Los Angeles Festival, and we became friends instantly, and I just love what she does. And we are really looking forward to what you do actually. So did Hina convince you to come to Karachi and be a part of this festival? Happen? The World Culture Festival Karachi.
That's a very long story, but basically we met in Los Angeles through the Consul General and some wonderful Pakistani drummers that came to participate in this global cultural exchange that we were occurring, and since then we've developed many, many collaborations. We have the Tapestry of a Nation that she has presented for our events. We're not just ballet, it's like a pie. Oh, wow. And you know, you have the section of a pie where you have the dancers, and sometimes they're competing and master classes and things. But we also have the Art of Diplomacy conference where people can come and talk about all kinds of things that are similar and different in their different and films, and the dancers write essays, and so it's many, many, many layers, like a delicious dish. So is this your first time here in Karachi? This is the first time in Karachi. Lovely. Could you tell us about your piece, as in the whole performance that your troupe would be performing this time around? Well, we have Italy, and she's a ballerina from Napoli, from the Neapolitan region of Italy, and she'll be dancing on point. So that's very unique, I think, for us coming to Pakistan. So was it specifically designed for this festival? Oh, or yes. You've been, everywhere we go, it's a different program. It's always a different program, and it's always based on where we're going and the friendships we hope to create. Lovely. So the young girls out there, I know you're obsessed, including my daughter, with ballerina. So हमने बच्चों को YouTube पे ही दिखाया है. So if this is your one chance to experience ballerina live, you know, dancing on the toes, the kids are very fascinated by it, particularly the young girls and boys. Right. So yeah, so this is your one chance. 2nd of November को ये हो रहा है. So this is one part is ballerina, but the whole performance is about. Yes, and we've become a family, because as we've incorporated each one of these dancers, they stick together, and so we all influence each other in the programming that we create. So we have hip-hop from Casper the Saint, who's from Los Angeles. We have the 2 Romanians who are very powerful contemporary dancers that do these incredible duets of partnering, and we're bringing our Native American from Montana, Chrome Glacier Louie, who will perform in a full fancy dance representative in his regalia. Our interest is speaking with every performance that you're mentioning. So when you know that you are going to a specific city to be performing, I mean, how do you decide that, okay, I'm going to be in Karachi, so this is something that the audience will appreciate? Do you do a little bit of research for that? You would like to just say yes, but because of these friendships, because of getting to know Hina and visiting the women doing the embroidery and seeing what people, you know, how they dress and how they get around. You know, like when you land in Karachi, Karachi's coming straight towards you, you know, all the trucks and the buses and that energy. And we anticipate that. You know, you go to Cuba, you expect something different. You know, the music is different. I mean, we try very hard to connect with the culture wherever we go, before we go. How lovely. Not so much research, more like what tastes the same. It's very intuitive. You know, what, yes, exactly. Okay. So we would like to thank you, Charlene, for coming here to Pakistan. And best of luck and enjoy your stay in Karachi. We are really looking forward to your performance. 2nd of November को आपको Arts Council की website उनके Instagram page पे सारा schedule मिल जाएगा. और हिना, बहुत शुक्रिया आप इनको लेके भी आए. Thank you for bringing them all here. All right जी. तो this is something हम आपको रोज ही बताते रहेंगे क्या क्या हो रहा है. In the meantime, have a great day. We'll see you tomorrow.